पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले आप सबों को नमस्कार। जय श्री राम। हमेशा की तरह कोशिश है कि विषय को सरलतम तरीके से समझाया जाए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में जो पीडीएफ के लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। आलमंड के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को इस वीडियो में समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, गैब्रियल आलमंड्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, इग्नू के एमए स्टूडेंट हों या यूजीसी नेट की तैयारी करते हों, ये कॉन्सेप्ट को समझना काफी जरूरी है और यहाँ पर इसको विस्तार से काफी आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं आलमंड अपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के लिए ये सजेस्ट करते हैं दैट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव फोर कैरेक्टरिस्टिक। अब हम यहाँ ये जो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले एक एक कैरेक्टरिस्टिक को विस्तार से समझेंगे। Almonds suggested that all political systems have four characteristics और इसमें पहला all political systems have structures। क्या मतलब है इसका कि ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव स्ट्रक्चर्स? तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए एमपीएस 4 के पिछले 2 वीडियो को देखा जा सकता है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम को समझाया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम कोई भी हो, सब में स्ट्रक्चर होंगे। तो कैसे स्ट्रक्चर होंगे? तो गैब्रियल आलमंड्स कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात है पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये किसको रेफर करता है? कोई भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट परफॉर्म द फंक्शन, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर ऐसा कोई भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो जो ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि उस सिस्टम के, यानी पॉलिटिकल सिस्टम के ऑपरेशन में बने रहने के लिए, काम करते रहने के लिए नेसेसरी है। These structures are the concrete entities through which the general activities of a political system are carried out। Entities है मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए ऐसा बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो स्ट्रक्चर है उसी के द्वारा जो जनरल एक्टिविटी है पॉलिटिकल सिस्टम की वो की जाती है, कैरिड आउट यानी उसको किया जाता है। तो आलमंड आर्ग्यू करते हैं कि दैट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब दुनिया का कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा वहां पर जो ये बात कही गई है, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहां पर ये स्ट्रक्चर होंगे ही, रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे डिफर इन आइडियोलॉजी। अब उनकी आइडियोलॉजी अलग हो, वहां का गवर्नेंस का स्टाइल अलग हो, चाहे जैसा भी हो, पॉलिटिकल सिस्टम है तो वहां पर स्ट्रक्चर होंगे और आइडेंटिफाइबल स्ट्रक्चर दैट हेल्प द सिस्टम फंक्शन इफेक्टिवली। आइडेंटिफाइबल का मतलब है जिसको आसानी से बताया जा सकता है, पॉइंट आउट किया जा सकता है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर इनको हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मानते हैं। तो क्या क्या होंगे ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर? तो उसको बताते हैं कि हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जो मेन टाइप ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हर पॉलिटिकल सिस्टम में जो पहला स्टेटमेंट है उसके बारे में बतलाते हैं कि ये सब मेन टाइप्स ऑफ जो आलमंड हाईलाइटेड करते हैं क्या क्या है। तो इसमें पहला है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो उसमें एक स्ट्रक्चर जो है वो होगा गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का। दीज आर द फॉर्मल बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है तो एक स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन का होगा, यानी गवर्नमेंट तो होगा ही। अब वहां चाहे प्रेसिडेंट का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कैबिनेट हो, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट होगा, वहाँ कांग्रेस होगी, यानी कांग्रेस की यानी सभा, पार्लियामेंट या कांग्रेस जैसे कि अमेरिका में है, जुडिशरी होगी, कोर्ट्स होगा। तो दीज इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग लॉ। इंटरप्रेटिंग जहाँ कोर्ट का संबंध है, लेजिस्लेचर मतलब जहां पर रूल को बनाया जा सकता है, जो एग्जीक्यूटिव है ये कैसे वो उस पर काम करेंगे। तो ये सारे जो है वो होंगे, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होंगे वो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगा। उसके बाद एक स्ट्रक्चर पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, यानी जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। पार्टीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो पार्टी क्या है कि वो अलग अलग जो सोसाइटी में अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से पार्टी कार्य करती है, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करती है
पार्टीज की आइडियोलॉजी डिफर हो सकती है, पार्टी अपनी पॉलिसी अलग अलग बना सकती है। अब पॉलिटिकल पार्टी ऑथोरिटेटिव भी पॉलिटिकल सिंगल पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी वाला भी स्ट्रक्चर हो सकता है, दो पॉलिटिकल पार्टी वाला भी स्ट्रक्चर हो सकता है। क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है ये एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करती है, चाहे जो वोटर को मोबिलाइज करना हो, पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना हो, एंड इन मेनी सिस्टम स्टाफिंग गवर्नमेंट पोजीशन थ्रू इलेक्शन। तो गवर्नमेंट के बाद सरकार चलाने के लिए जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की व्यवस्था होगी, तो उसके लिए जो मैन पावर यानी स्टाफ कहाँ से आएंगे, जो गवर्नमेंट के पोजीशन पे अलग अलग, जैसे हम देखते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही तो, पॉलिटिकल पार्टी ही तो वो एक स्ट्रक्चर है जहां पर ऐसे लोगों के द्वारा वहां पर इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, फिर वो उस पोस्ट को होल्ड करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी भी एक स्ट्रक्चर है जो हर पॉलिटिकल सिस्टम में पाया जाएगा। अब इसका रूप अलग हो सकता है, कहीं पर ये सिंगल पार्टी ऑथोरिटेरियन सिंगल पार्टी टोटलिटेरियन सिंगल पार्टी के फॉर्म में हो सकता है, और कहीं अलग अलग तरीके के फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद इंटरेस्ट ग्रुप अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज दैट एम टू कंट्रोल गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय विनिंग इलेक्शन। मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन को जीतना ही उसका मुख्य लक्ष्य होता है, शक्ति में आना, शासन में आना, और देश को अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से पॉलिसीज बनाकर चलाना। लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करती है। इंटरेस्ट ग्रुप सीक टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। नहीं, इंटरेस्ट ग्रुप का काम है हमेशा जो सरकार की पॉलिसी होगी उसको इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना अपने पक्ष में, अपने किसी डिमांड के लिए, अपने किसी काउज के लिए। तो ये तरह तरह के हो सकते हैं, अलग अलग सेक्टर के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे कि बिजनेस जो इनके जो हित होंगे बिजनेसमैन्स के, उनके अपने इंटरेस्ट ग्रुप होंगे, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग होंगे, उसी तरह से किसानों के होंगे, इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट ग्रुप अलग होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, लॉबी करेंगे, आपस में एक ग्रुपिंग बनाएंगे, सरकार पे प्रेशर डालेंगे, पॉलिसीज में हमें ये चाहिए या ये प्रावधान हटा देने चाहिए। ये प्रोवाइड एक्सपर्टीज और मोबिलाइज मेंबर्स टू प्रेशर डिसीजन मेकर्स। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये भी हर पॉलिटिकल सिस्टम में पाया जाएगा किसी न किसी रूप में। तो इसी बात को आलमंड बताते हैं। फिर आलमंड कहते हैं कि एक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेसी। ये तो हर पॉलिटिकल सिस्टम में पाया ही जाएगा, मोनार्की में भी पाया जाएगा। These are the administrative system and agencies that handle the day-to-day task of governance। सरकार जो चलेगी तो उनके डे टू डे जो टास्क होंगे कौन हैंडल करेगा, तो उसके लिए ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ब्यूरोक्रेसी कैसी बहाल होंगे, वंशानुगत होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू होंगे, ये सब बातों में फर्क हो सकता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी नाम का एक जो स्ट्रक्चर होगा वो हर पॉलिटिकल सिस्टम में पाया जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसीज इंप्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, इंप्लीमेंट करती हैं, मैनेज करती हैं पब्लिक सर्विस को, एंड इन्फोर्स रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन कैसे बना रहे उसके लिए ये इन्फोर्स करती हैं। दे आर टिपिकली स्टाफ्ड बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स। लोकतंत्र में नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो है उन्हीं के द्वारा ये चलता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये हर पॉलिटिकल सिस्टम में पाया जाएगा, जो जैसे हम अगर भारत की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो इसको चौथा पिलर भी कहते हैं, मीडिया। वाइल नॉट अ फॉर्मल गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, द मीडिया प्ले एन एसेंशियल रोल इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। कैसे? बाय डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। मतलब सूचना का प्रवाह बनाते हैं, ये सूचना को फैलाते हैं, बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और पब्लिक के विचारों को प्रभावित करते हैं उन खबरों के द्वारा, सूचनाओं के द्वारा, और सरकार को अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी बनाते हैं। दिस इंक्लूड्स न्यूज़पेपर। अब मीडिया में न्यूज़पेपर्स है, टेलीविजन है, रेडियो है, और रिसेंटली डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बाय आइडेंटिफाइंग दीज स्ट्रक्चर्स, आलमंड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क for comparing and analyzing different political system in a standardized way। तो ये क्या कहते हैं, इस तरह से जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसको बताते हैं, कंपेयर एनालाइजिंग डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को हम कंपेयर कर सकते हैं इनके द्वारा भी इन स्टैंडर्डाइज्ड वे। का मतलब एक
जो स्टैंडर्ड तरीका है, एक जो प्रचलित तरीका है, दिस अप्रोच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट कंट्रीज मैनेज गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस रिगार्डलेस ऑफ देयर कल्चरल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो हर जो स्टेट है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ के अपने कल्चरल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को ना लाए बगैर भी हम एनालाइज किया जा सकता है कि वहाँ की कंट्री को कैसे, गवर्नेंस को वो मैनेज करते हैं और वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है उनका, वो है द सेम पॉलिटिकल फंक्शन आर परफॉर्म्ड इन ऑल पॉलिटिकल सिस्टम। तो वहां पहले था कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में स्ट्रक्चर होते, यहां पर है कि सेम पॉलिटिकल फंक्शन आर परफॉर्म इन ऑल पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं, आलमन कहते हैं कि the same political function are performed in all political system forms a core component of the structural functional analysis। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है उसका, कि सेम फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं चाहे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो। इन पॉलिटिकल साइंस दिस पर्सपेक्टिव असर्ट्स दैट रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब रिगार्डलेस किसी भी तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हो या गवर्नमेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, अथॉरिटेरियन हो या टोटलिटेरियन हो, सर्टेन फंडामेंटल फंक्शंस आर यूनिवर्सली नेसेसरी टू इंश्योर द सिस्टम सर्वाइवल। जो बहुत ही नेसेसरी है कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम सरवाइव करे, स्टेबिलिटी यानी स्टेबल बना रहे, एंड इफेक्टिवनेस, उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो बनी रहे, वो इफेक्टिव रहे, तभी तो पॉलिटिकल सिस्टम काम कर पाएगा। जब स्टेबिलिटी होगी, सरवाइव कर पाएगा, तो वो जो है फंक्शन किए ही जाएंगे। तो हियर आर ए डीपर लुक इनटू दीज फंक्शन, वो फंक्शन क्या है विच कैन प्रोवाइड अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहला, ये सब फंक्शन किए ही जाएंगे, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। अब ये क्या है? दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी लर्न अबाउट पॉलिटिकल वैल्यू। तो सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण, मतलब व्यक्ति को राजनीतिक कैसे बनाया जाए। व्यक्ति राजनीतिक बनेगा तभी तो राजनीतिक व्यवस्था चलेगी, क्योंकि राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो व्यक्तियों से चलेगी। तो यानी रिक्रूटमेंट चलते रहना चाहिए, व्यक्ति वहां पर उसमें कैसे उस वैल्यू या नॉर्म या बिहेवियर जो कि उस पॉलिटिकल सिस्टम में चलता है उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो सीखेंगे, तो वो आगे चलकर फिर उस पॉलिटिकल सिस्टम के भाग बनेंगे और वो संभालेंगे, क्योंकि पुराने लोग तो आउट होते चले जाएंगे। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है बहुत जरूरी है। तो वहां पर ही इंडिविजुअल जो है, हर पॉलिटिकल सिस्टम में ये फंक्शन होता है कि वहां इंडिविजुअल वैल्यूज, नॉर्म और बिहेवियर सीखते हैं और बिकम पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स बनते हैं। दिस इंक्लूड्स everything from family and educational system teaching civic values to the recruitment of individuals into political roles। civic values जब बच्चा सीखेगा, इंडिविजुअल सीखेगा, तो फिर धीरे धीरे समाज में, फैमिली में उन वैल्यू को सीखते सीखते एक समय वो पॉलिटिकल रोल प्ले कर पाएगा, उसका रिक्रूटमेंट होगा, सिस्टम में वो फ्लो बना रहेगा। तो वोट, एज अ वोटर, एज अ पार्टी एक्टिविस्ट और पब्लिक ऑफिशियल, वो जो भी रोल अदा करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करता है जब वो वोट करता है, तो एक्टिवली वो पार्टी एक्टिविस्ट होकर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है, या पब्लिक ऑफिशियल बनकर भी जो पॉलिटिकल सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी, उसका पार्ट हो सकता है। यानी द मैकेनिज्म एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैन वेरी, मतलब हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की जो गति हो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की जो इंटेंसिटी हो, वो अलग अलग हो। मतलब वहां पर किसी देश में हो सकता है कि काफी ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव लोग होते हों, उनकी वैल्यूज सिस्टम को ऐसे ढाला जाता हो, उनका एजुकेशन ऐसे होता हो, नेता तैयार कराए जाते हों, और कहीं ये धीरे धीरे होता हो, उसका असर कम हो, बहुत कम पॉलिटिकल अप्रोच के साथ ऐसा होता हो, लेकिन वो हर सिस्टम में होगा, क्योंकि सिस्टम को नीड टू मेंटेन सम लेवल ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ इट्स लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी टू सस्टेन इटसेल्फ। रिन्यूअल, गाछ के पत्ते भी गिर जाते हैं तो नए पत्ते आते हैं, रिन्यूअल कैसे होगा? वो पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा तो उसको नए लोग चाहिए, फ्रेश माइंड्स चाहिए, नया जनरेशन जो आएगा उस सिस्टम में, उस ब्यूरोक्रेसी में, तो वो हमेशा चलते रहना चाहिए। तो ये काम हर पॉलिटिकल सिस्टम में होंगे, ये पॉलिटिकल
फंक्शन जो है हर पॉलिटिकल सिस्टम में होगा। इस तरह से दूसरा है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड डिमांड्स टू द पॉलिटिकल सिस्टम। इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट है आर्टिकुलेट करना, यानी कि एक्सप्रेस करना कि मेरे ये नीड है और मेरा ये डिमांड है पॉलिटिकल सिस्टम से। कौन करेगा? सोसाइटी में जो है मेंबर, सोसाइटी के इंडिविजुअल्स जो हैं, मेंबर्स हैं, वो करेंगे। तो हर पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा होगा कि इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट किया जाएगा, अपने नीड्स और डिमांड्स को पॉलिटिकल सिस्टम को बताया जाएगा। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम दिस ऑफन अकर्स थ्रू डायरेक्ट लॉबिंग। तो लोकतंत्र में डायरेक्ट लॉबिंग से होता है। लॉबी यानी कि अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं वो लॉबी से कार्य करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पे दबाव डालते हैं कि पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए। पब्लिक कैंपेन होता है और थ्रू मीडिया, मीडिया के थ्रू ये किया जाता है। इन मोर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दिस में अकर थ्रू स्टेट सैंक्शन। मोर कंट्रोल, चीन जैसे जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम काफी कंट्रोल्ड है, तो वहां पर स्टेट सैंक्शन चैनल और थ्रू लेस फॉर्मल और इवन कोवर्ट नेटवर्क। तो वहां पर जो डिमांड या अपनी कुछ जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उसको जो एक्सप्रेस या इंटरेस्ट का आर्टिकुलेट किया जाएगा, तो गुप्त तरीके से कोवर्ट नेटवर्क के थ्रू या जो स्टेट के ही स्पॉन्सर्ड चैनल हैं उनके थ्रू फॉर्मल वे में किया जाएगा। द की एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज दैट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, नीड्स अ मैकेनिज्म टू गॉज द प्रायोरिटीज एंड प्रॉब्लम ऑफ देयर पॉपुलस अल्बeit थ्रू वेरी डिफरेंट। मतलब उस राज्य में, उस पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं, क्या प्रायोरिटी है, समाज में क्या चल रहा है, किस तरह की नीड्स हैं, किस तरह के इंटरेस्ट हैं, उसको समझना, उसका अनुमान लगाना, ये बहुत जरूरी है। उस प्रॉब्लम का पता चलना, ताकि कोई भी मेथड हो, इससे ही तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल हो पाता है। क्योंकि वो जब समझता है कि बदलते हुए दौर में क्या इंटरेस्ट है, क्या चाहिए, क्या डिमांड्स हैं, किसको पूरा करना है, किस तरह से उन डिमांडों को प्रति या तो पूरा करना है या तो उसके प्रति लोगों की धारणा बदलनी है कि ये डिमांड्स उचित हैं या नहीं है, स्टेट जो है वो इस तरह से करेगा। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, ये भी हर पॉलिटिकल सिस्टम में होगा। इंटरेस्ट एग्रीगेशन में क्या होता है? वंस इंटरेस्ट आर आर्टिकुलेटेड, यानी कि जब ये बता दिए गए कि ये इंटरेस्ट है, ये डिमांड्स है, दे नीड टू बी कंबाइंड इनटू अ ब्रॉडर सेट ऑफ पॉलिसी और डिमांड दैट कैन बी प्रैक्टिकली एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है एग्रीगेट करो बहुत सारे। अब जैसे कि अब किसान के ही अगर डिमांड हो, तो अलग अलग प्रांत और क्षेत्र के अलग अलग फसलों को उपजाने वाले तो अलग अलग हजारों किसानों के संगठन हो सकते हैं जिनके बहुत सारे डिमांड आएंगे। तो उनको एक कंबाइन करके कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करना होता है कि किसानों की समस्या है क्या। कहीं कोई कुछ मांग रहा है, कहीं कोई कुछ मांग रहा है, कहीं कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो इस तरह से जब कंबाइन करते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट निकालते हैं, तो इस तरह से कहते हैं इंटरेस्ट को एग्रीगेट करो, ताकि मालूम चले कि क्या पॉलिसी बना देने से, ऐसा कोई ब्रॉडर सेट क्या बना, क्या जनरलाइज कर देने से उस प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट उसको एड्रेस कर पाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इंटरेस्ट को एग्रीगेशन करती है। दिस फंक्शन इज ऑफन कैरिड आउट बाय पॉलिटिकल पार्टीज। या तो पॉलिटिकल पार्टीज करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे लोकतंत्र में पहले से ही वादा करती है कि हम ये करेंगे, ये समस्या का निदान हो जाएगा अगर मेरे द्वारा ये कर दिया जाएगा, मेरी पार्टी के द्वारा ये कर दिया जाएगा। तो कोलिशन और काउंसिल्स इन वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम। तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन इन्वॉल्व कन्वर्टिंग अ वाइड एरे, मतलब बहुत सारे अलग अलग जो डिमांड हैं इनटू अ कोहेरेंट पॉलिसी प्रोग्राम। मतलब एक से ऐसा एक जनरलाइज फॉर्म में एक पॉलिसी बना दो, जिससे अब किसानों के लिए एक ऐसी पॉलिसी बना दो कि हर तरह के संगठन जो जो मांग कर रहे हैं करीब करीब सभी पूरा हो जाए। युवाओं के लिए ऐसी पॉलिसी बना दो कि हर तरह का युवा संगठन जो जो डिमांड कर रहा है वो पूरा हो जाए। दैट कैन बी प्रेजेंटेड एज अ प्लान ऑफ एक्शन बाय द गवर्नमेंट और अदर पॉलिटिकल बॉडीज, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन। ये हर पॉलिटिकल सिस्टम में ये फंक्शन होगा। उसी तरह से है पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिसीजंस एंड लॉ। पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकिंग, तो इसमें क्या होता है? फॉर्मुलेट करते हैं, क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं। ऑफिशियल डिसीजन एंड लॉ इन रिस्पॉन्स टू आर्टिकुलेटेड एंड एग्रीगेटेड इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स द पॉलिसी मेकिंग फंक्शन। तो जो एग्रीगेटेड इंटरेस्ट है, मतलब हमने समझ लिया कि ये जनरलाइज इंटरेस्ट है, इसको एड्रेस करना है, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनेगी, फॉर्मुलेशन होगा, डिसीजन होगा, क्या कानून बनेगा, उसी को कहेंगे कि पॉलिसी मेकिंग है। दिस इनकम्पासेस द डेवलपमेंट, इनेक्टमेंट एंड प्रोमलगेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज। प्रोमलगेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज का मतलब कभी सिर्फ पॉलिसी बनाने से हो जाएगा,
कभी पूरा कानून बनाना पड़ेगा। और एवरी पॉलिटिकल सिस्टम मस्ट डेवलप वेज टू क्रिएट पॉलिसीज दैट रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ इट्स पीपल। तो हर पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिसी कैसे बने उसका मैकेनिज्म होता है, क्योंकि पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी मेकिंग होगी, लॉज बनेंगे, तो ही वहां की जो जनता है उनकी जो नीड्स हैं, डिमांड्स है, वो पूरा होंगे, उनके इंटरेस्ट पूरे होंगे। तो इससे क्या होता है कि जो सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, और ये जो पॉलिसी बनती है तो पब्लिक के डिमांड को पूरा करने से वो सिस्टम जो है उसकी स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। क्योंकि अगर जब तक पब्लिक या उस सिस्टम में जो इंटरेस्ट है उसके लिए डिमांड को पूरा करने के लिए पॉलिसी नहीं बनेगी, तो फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम स्टेग्नेटेड हो जाएगा। तो फिर है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी बन गई है, अब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। आफ्टर पॉलिसी आर मेड दे मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। सिर्फ कानून बनाने से, नियम बनाने से नहीं होगा, कैसे वो लागू किया जाए, जमीनी स्तर पर किस तरह से उसका प्रावधान लागू हो। दिस फंक्शन इज प्राइमरली द डोमेन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। नियम कानून जब बन जाते हैं तो उसको लागू करने के लिए ब्यूरोक्रेसी होती है, विच कैरीज आउट द डायरेक्टिव सेट बाय द पॉलिसी मेकर। जो डायरेक्टिव पॉलिसी मेकर कानून जैसा बना दिया गया, संसद के द्वारा जिस तरह की पॉलिसी बना दी गई, भाई ये योजना है तो भाई इस योजना को लागू कैसे किया जाएगा, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी जो है वो कार्य करती है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी से लेकर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अधिकारी तक सब उस नियम कानून के तहत उस पॉलिसी को लागू करने के लिए कार्य करते हैं, ताकि उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उसको अच्छे तरीके से लागू किया जा सके, उसका लाभ सब तक पहुंचाया जा सके। तो ये क्या है, रिक्वायर कैपेबल ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कैपेबल होना चाहिए, दैट कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट पॉलिसी एज इंटेंडेड। जिस तरह का कानून या जिस तरह की पॉलिसी बनाई गई है उसको समझ सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके जैसा चाहा गया है। मैनेजिंग द रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल नेसेसरी टू डू सो। उसके बाद है पॉलिसी एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब जब डिस्प्यूट हो तो समाधान। डिस्प्यूट्स अबाउट हाउ लॉज आर अप्लाइड और कंफ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप इंटरेस्ट आर इनएविटेबल। मतलब कभी भी कोई लॉ अप्लाई होगा तो कंफ्लिक्ट हो सकता है। जब भी कोई कंफ्लिक्ट होगा तो ये कंफ्लिक्ट को इनएविटेबल का मतलब अवश्यंभावी माना गया है, ऐसा होगा ही। तो इसके लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए, ताकि जब कंफ्लिक्ट हो तो फंक्शन ऑफ एडजुडिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग लॉ, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड इंश्योरिंग जस्टिस इज अपहेल्ड। तो एडजुडिकेशन में क्या होता है कि जब विवाद हो गया, किसी पॉलिसी या प्रोग्राम को लागू करते वक्त अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप में विवाद हो जाएगा, तो क्या करा जाएगा जिससे कि हम ये बता सकें कि भाई ये जो कानून है ये यही कहता है, इस कानून को हम इस बेहतर तरीके से उसका निदान निकाल सकते हैं। कोई विवाद है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और न्याय क्या है इसको डिलीवर कर सकते हैं, न्याय को हम बनाए रख सकते हैं। और जो सिस्टम जिसमें हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम के जो रूल है, मुझे हर पॉलिटिकल सिस्टम का अपना रूल होगा, अपना संविधान होगा, उसके अंतर्गत ही। तो इसमें क्या है कि जब विवाद होगा, नियम कानून बनेंगे, विवाद होगा, तो यहाँ पर किसका काम मुख्य रूप से होगा, कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल है, लेस्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग ट्रेडिशनल मैकेनिज्म और ऑथोरिटेरियन डिक्रीज। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जहां है वहां ऑथोरिटेरियन डिक्री का मतलब होता है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में जो पत्र जारी कर दिए जाते हैं, जो सॉल्यूशन दे दिया जाता है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ से, वही ऑथोरिटेरियन डिक्री होता है। ट्रेडिशनल मैकेनिज्म कोई ऐसी व्यवस्था है जहां पर, जैसे हम कहें कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आज भी ट्रेडिशनल वंशानुगत शासन है, तो वहां पर जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है उससे डिस्प्यूट सुलझता है। हमारे लोकतंत्र में कोर्ट के मैकेनिज्म से सुलझता है। तो विवाद कैसे सुलझेगा, ये मैकेनिज्म भी हर पॉलिटिकल सिस्टम में होगा। इसको कहते हैं पॉलिसी एडजुडिकेशन। पॉलिसी होती है तो पॉलिसी से ही तो विवाद पैदा होता है, और फिर उस विवादों का हल करने के लिए पॉलिसी एडजुडिकेशन का मैकेनिज्म या फंक्शन चाहिए। उसके बाद है सिस्टम मेंटेनेंस एंड एडेप्टेशन। हर पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको अपने आप को मेंटेन करना होगा। हर पॉलिटिकल सिस्टम मस्ट मेंटेन देमसेल्व्स एंड अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, क्योंकि सर्कमस्टांसेस तो चेंज होते रहते हैं, समय के साथ परिस्थितियां बदल रही हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम एकदम रिजिड रहेगा तो वो कैसे। अब 1947 में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हम कहें तो समय के साथ हमारे संविधान में कितने परिवर्तन होते रहते हैं, संविधान में संशोधन होते हैं, क्योंकि उसको अडेप्ट करना है सिचुएशन के साथ।
अपने आप में सुधार लाना है, अपने को लचीला रखना है, तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी अपने आप को चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ बनाए रखना है, वेदर दोज आर इंटरनल चैलेंजेस और लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस और एक्सटर्नल प्रेशर लाइक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। तो कुछ प्रेशर जो है इंटरनेशनल के हो सकते हैं, कुछ हमारे इंटरनल चैलेंजेस हो सकते हैं। दिस फंक्शन इंक्लूड मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग लेजिटिमेसी, managing succession of power and reforming institution to better meet the needs of the populace or the goal of the rulers। तो चेंजेस इसलिए लाने हैं ताकि लेजिटिमेसी यानी जो कानून का शासन जैसे हमारे यहाँ है, संविधान का शासन है, जनता जो है, हम भारत के लोग भारत को एक, तो ये जो हमारा एक विश्वास है ये बने रहे, उसी दायरे में, लोकतांत्रिक दायरे में कैसे उस लेजिटिमेसी को बनाए रख सके इसके लिए। और जैसे सक्सेशन ऑफ पावर यानी कैसे जो शक्ति है, शक्ति कैसे चलती रहे उस व्यवस्था में, सक्सेशन वाली व्यवस्था में, उत्तराधिकार वाली व्यवस्था में शक्ति का हस्तांतरण कैसा होता रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे व्यवस्थाएं और सरकार चलती रहे, अलग अलग सरकारें हैं लेकिन वो शक्ति का जो क्रम है वो चलता रहे, जिस तरह से व्यवस्थाएं जो हैं, जिस तरह से शक्तिशाली जो संस्थाएं हैं उनकी शक्तियां बनी रहे, हस्तांतरण होता रहे, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग, उस इंस्टीट्यूशन में भी समय के साथ सुधार होता रहे ताकि वो अलग अलग समय लोगों के डिमांड को उसी तरह से पूरा कर सकें जिस तरह से उस समय की मांग है, और जो शासन के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त किया जा सके। तो ये हो गए। उसके बाद देखते हैं फॉर स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग आलमंड्स थ्योरी, इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल द फंक्शन रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। फंक्शन मतलब हर पॉलिटिकल सिस्टम जो फंक्शन है वो करीब करीब एक ही जैसे रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। द वे इन विच दिस फंक्शन आर कैरिड आउट, फंक्शन वही रहेंगे लेकिन कैसे वो फंक्शन होगा वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द सिस्टम के स्ट्रक्चर, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हर पॉलिटिकल सिस्टम में जो स्ट्रक्चर है वहाँ के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से वो फंक्शन करने का तरीका अलग होगा, लेकिन वो फंक्शन वहां पर होगा ही, वो सेम फंक्शन वहां पर होंगे ही। दिस यूनिवर्सली एंड वेरिएबली प्रोवाइड्स ए पावरफुल टूल फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का। उसके बाद वैसे ये जो डायग्राम है जो कि आलमंड और पावेल की राजनीतिक व्यवस्था का जो मॉडल डायग्राम है, इसको अभी हम बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात जो ये समझ लेने की है पहले कि जो डायग्राम है जैसे इसमें इनपुट है, आउटपुट है, तो ये जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन वाला ये वाला जो पार्ट है ये, और फिर उसके बाद रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, यानी जिसको हिंदी में भी लिखा गया है, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, रूपांतरण प्रक्रियाएं या जो कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पर एक हल्की सी एक लाइन और ये भी दिख रही है, ये रूपांतरण प्रक्रिया या ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होने के बावजूद भी इस डॉट डॉट लाइन के इधर वाले हिस्से को हम इनपुट में लेते हैं और इस डॉट के इधर वाले हिस्से को हम आउटपुट में लेते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट जब हम समझेंगे आगे चलकर अभी थोड़ी देर बाद, तो वहां पर इसको हम फिर डिस्कस करेंगे कि इनपुट में ये तीनों आते हैं, आउटपुट में ये चारों आते हैं, लेकिन ये मिलकर रूपांतरण प्रक्रियाएं जो हैं उसमें भी इसको काउंट किया जाता है। कैसे वो हम समझेंगे, लेकिन अभी हम पहले तीसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो तीसरा स्टेटमेंट है हमारा ये है, ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर मल्टी फंक्शनल। हमने अभी देखा कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हर पॉलिटिकल सिस्टम में होते हैं, और अब ये बताएंगे कि ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, बहुत सारे फंक्शन करने वाले। तो गैब्रियल आलमंड्स assertion that all political structure are multifunctional, ये refers to मतलब रेफर करता है एक ऐसे आइडिया को that given political institution or entity within a system doesn't just perform a single function, सिर्फ एक काम करने के लिए वो political institution entity नहीं है, but is involved in several aspects of the political processes। तो जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में कई सारे पॉलिटिकल प्रोसेस होंगे, तो कोई भी
जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे उसके अलग अलग जो एक्सपेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। तो दिस कंसेप्ट इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल सिस्टम है तो पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं और वो स्ट्रक्चर जो हैं वो मल्टी फंक्शनल है, कई तरह के फंक्शन कर रहे हैं उस पॉलिटिकल प्रोसेस के सेवरल एस्पेक्ट्स के लिए। तो ये जो है जाहिर सी बात है कि दिस कंसेप्ट इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस। तो पॉलिटिकल सिस्टम इसका मतलब उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी है, और इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब होता है कि कैसे उन सबों का आपस में संबंध है पॉलिटिकल सिस्टम में, वेयर स्ट्रक्चर्स डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन बट contribute to multiple facets of governance and political interaction। तो हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम में कई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। हमने बताया कि गवर्नमेंट चाहे प्रेसिडेंशियल हो, प्राइम मिनिस्ट्रल हो, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब स्ट्रक्चर है। अब हर स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे कार्य को करता है, मल्टी फंक्शनल होता है, एक ही तरह के कार्य को नहीं करता है। क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर है वो आइसोलेशन का मतलब सिर्फ हम ही हैं। ब्यूरोक्रेसी आइसोलेशन में काम नहीं करेगा, और लेजिस्लेटिव है तो वो भी आइसोलेशन का मतलब अकेलेपन में तो काम करना नहीं है। उस पूरी व्यवस्था में अलग अलग कई स्ट्रक्चरों के साथ संबंध बनाते हुए, इंटरकनेक्टेड होते हुए काम करना है। इसको हम आगे भी और डिटेल में देखते हैं आगे की लाइनों में। अंडरस्टैंडिंग मल्टी फंक्शनलिटी इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो अब कैसे अंडरस्टैंड करेंगे मल्टी फंक्शनलिटी, अब ये है क्या? तो जैसे ही हमने कहा मल्टी फंक्शनलिटी मीन्स दैट political structures ranging from formal institutions like parliaments and courts to less formal entities like political parties and interest group engage in several different functions essential for the operation and maintenance of the political system। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इंटरेस्ट ग्रुप है, ये क्या करते हैं सेवरल डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उसमें इंगेज होते हैं, जो कि एसेंशियल है पॉलिटिकल सिस्टम के चलने के लिए, ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस यानी वो अपने आप को बनाए रख पाए, पॉलिटिकल सिस्टम अपना एग्जिस्टेंस बनाए रख सके। वाइल द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, अब चूंकि मल्टी फंक्शन है तो इसका मतलब कोई प्राइमरी फंक्शन होगा, तो मुख्य काम तो तुम्हारा यही है, एक टीचर का मुख्य काम पढ़ाना है, लेकिन उसके अलावा भी और भी कई फंक्शंस वो करता है। कॉलेज में अगर टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने के अलावा एडमिशन के प्रोसेसेस भी देखता है, एग्जाम्स कैसे होंगे उसके प्रोसेसेस भी देखता है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई लाइब्रेरी, कोई खेलकूद के जो काम है उनसे संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकता है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज भी देख सकता है। तो मल्टी फंक्शन जो है वो रोल अदा करने पड़ते हैं। उसी तरह से व्हाइल इट्स प्राइमरी फंक्शन, तो प्राइमरी एक फंक्शन होगा। प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑफन सीन इज लॉ मेकिंग। तो लेजिस्लेचर है तो उसकी प्राइमरी फंक्शन तो लॉ मेकिंग है। इट टिपिकली परफॉर्म्स सेवरल अदर क्रिटिकल रोल्स, लेकिन सेवरल अदर क्रिटिकल रोल जो महत्वपूर्ण ऐसे रोल हैं वो भी करता है। दीज इंक्लूड रिप्रेजेंटिंग द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करना, स्क्रूटनाइजिंग एंड ओवरसीइंग गवर्नमेंट एक्शन थ्रू कमिटी इंक्वायरी। तो जो सरकार है उसके जो कार्य हैं उसको स्क्रूटनाइज करना, कमिटी, इंक्वायरी, डिबेट, एंड समटाइम्स इवन इंगेजिंग इन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पॉलिटिकल जो लेजिस्लेचर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको भी कम करने का कार्य करेगा। बिटवीन डिफरेंट सोशल लेजिस्लेचर्स आल्सो प्ले अ की रोल इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब है कि जो समाज है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो राजनीति के प्रति अभिमुख कैसे होंगे, राजनीतिक बातों को, राजनीति के प्रति अपने वैल्यूज को, अपने मूल्यों को कैसे समझेंगे, कैसे उनकी ट्रेनिंग होगी, कैसे वो पॉलिटिकल पर्सन बनेंगे। तो ये सोशलाइजेशन करने में भी एक रोल प्ले करता है। एंड रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब अब वो जब रोल के लिए तैयार करना तो उस रोल को अदा करने के लिए उसे अवसर भी देना। एज दे आर प्राइमरी एरिना वेयर पॉलिटिकल एक्टर्स कल्टिवेट देयर कैरियर्स एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। तो विधायिका में ही
प्राइमरी एरिना है जहां पॉलिटिकल एक्टर्स जो है, जो पॉलिटिक्स में जाएगा, पॉलिटिकल एक्टर बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, लेजिस्लेचर में जाएगा, वहीं पर वो अपने कैरियर को कल्टीवेट करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा और पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा। पॉलिसी कैसी हो, कैसी नहीं हो, पक्ष में है, विपक्ष में है, किस तरह से कानून बनेगा। यानी लेजिस्लेचर का जो अगर प्राइमरी फंक्शन सिर्फ कानून बना देना नहीं है, उसके अलावा भी है कि वो कहीं ना कहीं एक भावना पैदा करता है कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है। तो आदमी सोचता है हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें मंत्री बनना है। वो उस वैल्यू को पैदा करता है, फिर उसके बाद उसके लिए सपोर्ट पैदा करता है, उसके लिए रिक्रूटमेंट, सोशलाइजेशन, सब कुछ वो देता है, अवसर देता है। और वहां जाने के बाद रूल मेकिंग, रूल पॉलिसी मेकिंग के लिए एक्टर को कार्य करने का एरिना भी देता है। उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी है। तो ब्यूरोक्रेसी टिपिकली व्यूज एज द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी है सरकार का, गौर एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म, एडमिनिस्ट्रेशन उसका काम है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो प्ले रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी कैसे बने, फॉर्मुलेट हो, उसमें भी इनका कार्य रहता है। एंड एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन में भी इसका काम रहता है। अब जो है, अगर हम एडजुडिकेशन को डिफाइन करें तो हम देखते हैं कि एडजुकेशन का मतलब द एक्शन और प्रोसेसेस ऑफ एडजुकेटिंग द मैटर्स में हैव टू गो टू कोर्ट। यानी कि लीगल प्रोसेस जहां एक जज की तरह काम करना है, जहां किसी निर्णय पर जो सॉल्यूशन है या किसी विवाद में जो सॉल्यूशन है वो देना है, तो ब्यूरोक्रेसी वो रोल भी अदा करती है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ऑफन एडवाइस, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं एडवाइस करते हैं इलेक्टेड ऑफिशियल्स की, जो नेता हैं उनको, पॉलिसी और पॉलिसी का इम्प्लीकेशन, कैसे इफेक्टिवली हम पॉलिसी बना सकते हैं। एडिशनली एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल सिस्टम, अब ब्यूरोक्रेसी के भीतर भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल सिस्टम होते हैं जो एडजुडिकेट करते हैं डिस्प्यूट्स को, जैसे एसडीएम के कोर्ट होते हैं, डीसी के कोर्ट्स होते हैं, जहां पर भी न्याय मिलता है, कई सारे विवादों का निपटारा होता है इन स्पेसिफिक एरिया। टैक्स से रिलेटेड भी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, इमिग्रेशन से, सोशल वेलफेयर के। तो ये ब्यूरोक्रेसी यहाँ मल्टी फंक्शन करता है। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, बस एक ही काम थोड़ी ही है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में हिस्सा लेगी और प्रतिनिधि उतारेगी और उसके बाद सरकार बनाएगी। पार्टीज डू नॉट जस्ट एग्रीगेट इंटरेस्ट एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, सिर्फ कॉन्टेस्ट इलेक्शन ही कार्य नहीं है, वो तो प्राइमरी फंक्शन हो सकता है, बट मल्टी फंक्शन में दे ऑल्सो सोशलाइज एंड रिक्रूट पॉलिटिकल लीडर्स। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चलता रहता है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। अगर हमें पॉलिटिक्स में जाना है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही ज्वाइन करना होगा, या अदर देन कि अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाए। इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग थ्रू देयर मेंबर्स, पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स के द्वारा, लेजिस्लेचर में भी और लेजिस्लेचर के बाहर भी, डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी। पार्टीज कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ सिटीजन। तो अभी जितना राजनीतिक ज्ञान प्राप्त होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही किया जाता है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तरह तरह के ज्ञान को देते रहती हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ये नीति ऐसी बन रही है, इसमें ये कमी है, ये ऐसे होना था लेकिन ऐसे हो गया, नैरेटिव बनते हैं। उसके बाद मीडिया, मीडिया भी मल्टी फंक्शन है। व्हाइल प्राइमरली टास्क्ड विद इन्फॉर्मिंग, मीडिया का काम क्या, इन्फॉर्मेशन देना। मीडिया से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में, पॉलिटिकल न्यूज़ मिलता है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ये भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करती है, राजनीतिक जागरूकता फैलाती है, राजनीतिक रूप से समाजीकरण करती है, राजनीतिक वैल्यूज को या लोगों को उस तरह से तैयार करती है कि वो आने वाले समय में जो व्यक्ति है वो पॉलिटिक्स के प्रति अभिमुख हो और पॉलिटिक्स में चाहे तो भाग ले सके, उसको पॉलिसी के डिबेट में एक पक्ष रखती है और इस तरह से पॉलिसी को शेप करती है, इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल एजेंडा को, एंड कैन एक्ट एज अ वॉच डॉग दैट होल्ड्स अदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अकाउंटेबल। मीडिया जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं उसको अकाउंटेबल रखता है। कोई भी छोटी मोटी घटना, दुर्घटना घट जाती है या खिंचाई भी करता है एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्यूरोक्रेसी की, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एक्टर्स की, तो मीडिया ऑल्सो सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, गिविंग वॉइस टू डाइवर्स सोसाइटल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। सबको एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है। इस तरह से जुडिशरी, तो जुडिशरी क्या है, बिसाइड्स इट्स फंडामेंटल रोल्स इन एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स, जुडिशरी का एक ही काम है, न्याय दो, विवादों का निपटारा करो, एडजुडिकेटिंग फॉर डिस्प्यूट्स। द जुडिशरी इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंसेस करता है थ्रू इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ विच कैन सेट
प्रेसिडेंट्स अफेक्टिंग फ्यूचर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। अगर कोई विशेष कानून बनता है और जुडिशरी को लगता है कि ये जो कानून है वो देश के संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, तो उसमें जो फैसला आता है या अलग अलग कई फैसलों से एक जो डिस्कोर्स बनता है, एक जो पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो समझ पाते हैं कि इस तरह की पॉलिसी को बनाया जा सकता है। ऐसा बनाने में ये दिक्कत है, ये डर है कि कोर्ट से ये इनवैलिड हो सकता है, या कोर्ट के जो जुडिशियल डिसीजन है उसका असर पड़ता नहीं, एक रोल प्ले करता है जुडिशरी जो है। उससे भी पॉलिसी मेकिंग, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो पहले ही सचेत रहते हैं कि भविष्य में जो होगा उसके लिए भूतकाल में जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो उनके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि इस तरह के जुडिशियल डिसीजंस हुए थे तो इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। तो स्टेट की अथॉरिटी को ये चैलेंज भी करते हैं अपने डिसीजन से। उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ मल्टी फंक्शनलिटी, क्या इम्प्लीकेशन है मल्टी फंक्शनलिटी के? द मल्टी फंक्शनल नेचर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जो मल्टी फंक्शनल नेचर होता है, कई तरह के कार्य करते हैं, सेवरल इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। इसका बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन भी है। तो वो है कॉम्प्लेक्सिटी। पॉलिटिकल एनालिसिस मस्ट अकाउंट फॉर द डाइवर्स रोल्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ईच स्ट्रक्चर। तो विच में वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एनालिसिस जो है, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है। हर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, किसी स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है, क्या क्या मल्टी फंक्शन वो कर सकता है। तो पॉलिटिकल एनालिसिस जब होगा ना, तो इसमें जो एक एक मस्ट अकाउंट फॉर द डाइवर्स रोल्स। मस्ट अकाउंट फॉर का मतलब, जब ऐसा एनालिसिस होगा पॉलिटिकल एनालिसिस, तो अकाउंट फॉर का मतलब हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो डाइवर्स रोल जो प्ले किया जाता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है ईच स्ट्रक्चर पे और डिफरेंट सिस्टम में, तो उसको भी, क्योंकि सारा जो ये बनाया गया है, ये सब जो स्टडी का मेथड है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए है कि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, कम पॉलिटिकल सिस्टम, अलग अलग सिस्टम को हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो हम सारे उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे, फंक्शन को समझेंगे, तो हमको कॉम्परेटिव स्टडी करने में, कॉम्परेटिव तरीके से अध्ययन करने में आसानी होगी। इसी के लिए बताया गया है कि अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम एंड कंटेक्स्ट में इंटरडिपेंडेंस, सिंस स्ट्रक्चर्स परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन, स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन करते हैं, दे ऑफन डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। जो बहुत सारे फंक्शन करेंगे तो एक दूसरे पर स्ट्रक्चर जो है इंटरडिपेंडेंस होगा, उसका निर्भर करता रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बाय ब्यूरोक्रेसी ऑफन रिक्वायर क्लियर एंड कोहेरेंट लेजिस्लेशन फ्रॉम पार्लियामेंट्स। यानी ब्यूरोक्रेसी अच्छे से किसी नियम को लागू कर पाए, उसके लिए उस पॉलिसी का या उस नियम का अत्यंत स्पष्ट रूप से और कोहेरेंट लेजिस्लेशन का मतलब, कोई कानून बने और कई कानून से कई कानूनों का संबंध होता है और बाकी कई जो कानून हैं जिससे वो संबंधित हो रहा है उसके साथ उसकी कई जटिलताएं निकल कर सामने आए तो उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोहेरेंट का मतलब होता है कि सब आपस में उसको सेटिस्फाई करते हुए, हर कानूनों के साथ उसका सामंजस्य बनते हुए कानून रहेगा, नियम रहेंगे। पार्लियामेंट से ही ऐसा आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी फंक्शनलिटी अलाउ पॉलिटिकल सिस्टम टू अडेप्ट टू चेंजेस। अलग अलग फंक्शन निभाने से जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बदलाव की दिशा में, जब अगर बदलाव चाहिए तो बदलाव हो पाता है, बदलाव के जो चेंजेस चैलेंजेस हैं उसको वो झेल पाता है, अडेप्ट कर पाता है नए नए सिचुएशन के हिसाब से। तो फॉर स्टूडेंट अपियरिंग द फंक्शनल नेचर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस स्ट्रक्चर ऑपरेट्स। ये कैसे स्ट्रक्चर ऑपरेट्स करते हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स को ये समझना जरूरी है। अब चौथा स्टेटमेंट जो है, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स आर मिक्स्ड इन द कल्चरल सेंस। ये कहता है कि ऑल पॉलिटिकल सिस्टम, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग स्टेट के जो पॉलिटिकल सिस्टम होंगे, आर मिक्स्ड इन कल्चरल सेंस। तो कल्चरल सेंस में मिक्स है क्या, देखते हैं। गैब्रियल आलमंड्स assertion that all political system are mixed in cultural sense refers to the idea that political system do not exist in cultural vacuums। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो वो उस देश की संस्कृति से एकदम दूर होकर, उससे वैक्यूम का मतलब होता है बिना किसी संपर्क के नहीं होगा, वो उस कल्चर के ही साए में होगा, उस कल्चर से प्रभावित होगा। रदर दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए वैरायटी ऑफ कल्चरल एलिमेंट। यानी पॉलिटिकल सिस्टम जो सांस्कृतिक एलिमेंट्स होते हैं, कल्चरल एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनसे काफी प्रभावित होगा और वही द शेप एंड आर शेप्ड बाय देम।
वो कल्चर को भी पॉलिटिकल सिस्टम प्रभावित करेगा और कल्चर से पॉलिटिकल सिस्टम प्रभावित होगा। दिस कंसेप्ट एम्फेसाइजेस द इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंसेस विद इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम। इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे अलग अलग जो कल्चरल डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंस होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, सबका प्रभाव उस पॉलिटिकल सिस्टम पे रहता है, रिगार्डलेस ऑफ द जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। मतलब कोई भी ज्योग्राफी हो, कहीं भी कैसा भी इतिहास हो, पॉलिटिकल सिस्टम प्रभावित रहेगा वहां के कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उससे। उसी को और समझने के लिए, कल्चरल मिक्सिंग इन पॉलिटिकल सिस्टम रेफर टू द वे इन विच मल्टीपल कल्चरल ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस बिलीफ एंड वैल्यू कन्वर्ज एंड इंटरेक्ट। तो कल्चर में क्या होता है, ट्रेडिशन होता है, कल्चर में अलग अलग परंपराएं होंगी, प्रैक्टिस अलग अलग रीति रिवाज होंगे, बिलीफ तरह तरह की मान्यताएं होंगी, वैल्यूज होंगे, हम धारणाएं जो रखते हैं, ये सब आपस में कन्वर्ज करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी विद द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से, सब इंटरेक्ट करेंगी। और दीज कल्चरल एलिमेंट्स कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो वेरियस सोर्सेस का मतलब किसी भी देश का जो कल्चर होता है वो अलग अलग सोर्सेस का मतलब हिस्टोरिकल लेगेसीज, इतिहास में कैसे कैसे घटनाएं हुई हैं, कौन कौन इतिहास में किसने अपने राज्य को वहां चलाया है, किन किन राज्यों में किसका प्रभाव पड़ा है, कैसी परंपराएं रही हैं, सोशल नॉर्म, समाज वहां किस तरह से चला है, किस मान्यताओं को मानता है, इथनिक डाइवर्सिटी, किस तरह के संस्कृति वाले लोग हैं, किस तरह के वहां पर अलग अलग ट्राइब्स हैं, किस तरह से उनकी संस्कृतियां डेवलप हुई हैं, किस तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इवन ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, विश्व का भी प्रभाव, ये सब मिलकर वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करता है। तो हिस्टोरिकल लिगेसीज क्या हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफन इनहेरिट कल्चरल एलिमेंट फ्रॉम प्रीवियस रिजीम। जैसे हम कहें यहाँ भारत की ही बात अगर आगे जाके की गई है, कॉलोनियल हिस्ट्री, जैसे कि भारत है तो भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, तो हिस्टोरिकल लेगेसीज का मतलब इसके पहले कौन शासन किया, मुगल शासन किए, ब्रिटिश शासन किए, इन सब का प्रभाव भी यहाँ के पॉलिटिक्स पे होगा, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे होगा, इंडिजिनियस ट्रेडिशन। तो अब देखें कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम, जो इंग्लिश सिस्टम था, उसी तरह से हमारी पॉलिटिकल जो राजनीतिक व्यवस्था है वो है। इसके पहले जो मुगल शासन था तो उसके जो सांस्कृतिक पहलू थे उसका भी प्रभाव है, और हमारा जो अपना एक सनातन ट्रेडिशन रहा है उसका भी पॉलिटिकल सिस्टम पे प्रभाव रहता है। वसुधैव कुटुंबकम के नारे को लेकर हम पूरे विश्व में आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमारे जो है पॉलिटिकल सिस्टम में जो हिस्टोरिकल लेगेसीज हैं उसका प्रभाव है। उसके बाद इथनिक एंड सोशल डाइवर्सिटी, हर कंट्री में द प्रेजेंस ऑफ तो कोई भी कंट्री हो वहां पे बहुत सारे मल्टी इथनिक ग्रुप होंगे, लिंग्विस्टिक ग्रुप होंगे, अलग अलग भाषा को बोलने वाले, सोशल ग्रुप होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, कल्चरली मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रीब्यूट करते हैं वहां के राजनीतिक व्यवस्था में। ईच ग्रुप ब्रिंग इट्स ओन पर्सपेक्टिव, नीड्स, ट्रेडिशन, सबकी अपनी अलग मांग है, अपनी जरूरतें हैं, अपना ट्रेडिशन है। ये सारा जो है पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करेंगे। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो पॉलिसी बनाएगा वो भी प्रभावित होगा, वहां की पार्टी पॉलिटिक्स भी प्रभावी होगी, पार्टी भी उसी तरह से अपने आइडियोलॉजी को डेवलप करेगी, अपनी मांगों को रखेगी। इलेक्ट्रल डायनामिक्स भी प्रभावित होगा, भारत में इलेक्ट्रिकल डायनामिक्स कितना प्रभावित रहता है इन सब बातों से। अगर हम देखें तो कोई भी पार्टी हो वो इन सब नीड्स को बिना लिए अपना एजेंडा सेट ही नहीं कर सकती है। कि मुख्य रूप से भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक जो है वो ये मानेगी कि यहाँ काफी शोषण हुआ है, यहाँ की जो मुख्य बहुसंख्यक जनता है उनके साथ, मुगल काल में भी ब्रिटिश काल में भी। तो उनकी जो मुख्य मांगे हैं, चाहे ऐतिहासिक धरोहरों को फिर से सजोने की बात हो, या उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को बचाने की बात हो, उनके मंदिरों को बचाने की बात हो, और दूसरा ग्रुप जो है वो फिर अलग दूसरे ग्रुप के इंटरेस्ट की बात करेगी, मुगल सल्तनत के समय जो रियायतें थी उनकी बात करेगी। तो ये हर देश में पॉलिटिकल सिस्टम जो है इनसे प्रभावित रहता है, उससे पॉलिटिकल कल्चरल का निर्माण होता है। उस तरह रिलीजियस प्रैक्टिस, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पॉलिटिक्स वेरीज ग्रेटली अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम। तो हर सिस्टम में जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो तो अलग अलग है, हर देश का अलग अलग है। तो ये भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ईरान जो मुस्लिम देश हैं, वहाँ रिलीजन एक डोमिनेंट फोर्स है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे कई देश हैं। तो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पूरा उस रिलीजन से प्रभावित होगा। फ्रांस सेक्युलर एक देश है, तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे प्रभावित होगा। इवन इन सेक्युलर सिस्टम, हम अपने देश को हम सेक्युलर सिस्टम माने तो यहाँ जो है, यहाँ
कि पॉलिसी भी उसी सेकुलरिज्म, यानी यहाँ का सेकुलरिज्म तो एक तरह से सिद्ध हो चुका है कि वो तुष्टीकरण वाला सेकुलरिज्म है, तो यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम उससे प्रभावित रहता है। यहाँ के कई नीति आर्टिकल 29, 30 इस पर विवाद रहता है, कहीं ये तुष्टीकरण करने के लिए तो आर्टिकल्स नहीं है। और जैसे हम कहें कि धर्म की स्वतंत्रता है तो धर्म प्रचार की भी स्वतंत्रता है। इसका जाहिर सी बात है एक विशेष धार्मिक मिशनरीज जो है वो अलग फायदा उठा रही हैं, तो ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम प्रभावित तो है इससे। ग्लोबलाइजेशन, विश्व कनेक्टेड है, सारे देश एक दूसरे से मिले हुए हैं, विश्व में हर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, इंटरकनेक्टेडनेस है, ग्लोबल कल्चरल फ्लो है। तो ये ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये भी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। इसकी बात की गई है। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह दूसरे जगह के लोगों का मूवमेंट, पीपल का मूवमेंट विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज। तो जब मूवमेंट होगा तो अलग अलग कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा, लोग जाएंगे, पॉलिटिकल कल्चर भी बदलेगा, सिस्टम भी प्रभावित होगा, नई आइडिया आएंगे, नई प्रैक्टिस आएंगे। Even political structure, diaspora politics can alter the political landscape और होस्ट कंट्री का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल जा सकता है। यूके में अभी बहुत पॉलिटिकल सिस्टम में परिवर्तन आ रहा है, ये माइग्रेशन के चलते। कई देशों ने माइग्रेशन पर रोक लगाने की बात की है, माइग्रेशन से वो परेशान है। इम्प्लीकेशन है कल्चरल मिक्स का, क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल मिक्सिंग पॉलिटिकल सिस्टम है सेवरल इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन। एडेप्टेबिलिटी एंड रिसिलियंस, कल्चरल मिक्स सिस्टम में एग्जिबिट ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम एडेप्टेबिलिटी का मतलब चेंजिंग समय के चेंजिंग नीड के साथ अपने आप को ढालने में इससे काफी उसको आसानी होती है। कल्चरल मिक्स वाला जो इफेक्ट होता है। तो ड्रॉन ब्रॉडर कल्चरल रिसोर्स, कंफ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन। वाइल कल्चरल डाइवर्सिटी कैन इनरिच अ पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी होने से इनरिचमेंट मतलब समृद्धि होती है, पॉलिटिकल सिस्टम की समृद्धि होती है। इट कैन ऑल्सो लीड टू कंफ्लिक्ट इफ डिफरेंट ग्रुप्स इंटरेस्ट एंड वैल्यू क्लेसेस। इसमें कंफ्लिक्ट भी हो सकता है अगर डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट और उनके वैल्यू आपस में क्लैश करेंगे तो। द चैलेंज और एनी पॉलिटिकल सिस्टम इज टू मैनेज दिस डाइवर्सिटी। अच्छा, इसको तो मैनेज करना ही किसी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए चैलेंज होगा। पॉलिसी कॉम्प्लेक्सिटी है, पॉलिसी में कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी ही। पॉलिसी मेकिंग इन कल्चरली मिक्स्ड सिस्टम मस्ट कंसीडर द डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड को कंसीडर करना पड़ता है। तो यही है कि फॉर स्टूडेंट जो इसको एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड द कल्चरल मिक्सिंग इन सिस्टम इज क्रूशियल, ये क्रूशियल है। उसके बाद हम देखते हैं आगे का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये कि गैब्रियल आल्मोंड्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में हमको दो बातें समझनी है, इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शंस क्या हैं, आउटपुट फंक्शंस क्या हैं? तो इनपुट फंक्शंस आर दोज थ्रू विच डिमांड्स एंड सपोर्ट्स आर आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेट किया जाता है मतलब सामने रखा जाता है, एंड ट्रांसमिटेड इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में इसको ट्रांसमिट करेंगे। हम इनपुट क्या देंगे, यही इनपुट देंगे। हम लैपटॉप में कीबोर्ड से माउस से इनपुट देते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में डिमांड से सपोर्ट से इनपुट देते हैं। तो इनपुट फंक्शन में क्या क्या आता है? इनपुट फंक्शन में आएगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। तो ये एक्चुअली ये सब पॉलिटिकल सिस्टम के जो इनपुट है, जो पीछे और पिक्चर दिखाया गया था, ये मुख्य रूप से इनपुट को ज्यादा मतलब कैटलिस्ट के तरह कार्य करते हैं। इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, अभी हम डायग्राम की चर्चा करेंगे तो और स्पेसिफिकली उसको स्ट्रेस करके समझेंगे। लेकिन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में ही डिपेंड करता है कि इनपुट कैसा होगा। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रिक्रूटमेंट जिस देश का जैसा होगा वहां का इनपुट का स्ट्रक्चर उससे प्रभावित होगा। तो ये इनपुट का ही एक पार्ट मानते हैं। डायरेक्ट हार्डकोर ये इनपुट को प्रभावित करता है। तो दिस फंक्शन क्या है? अब ये जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब इन्वॉल्व्स द प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल वैल्यू, मतलब पॉलिटिकल वैल्यू, नॉर्म, पॉलिटिकल प्रैक्टिस को ट्रांसमिट किया जाता है एक सोसाइटी में। इट्स अबाउट हाउ इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, कैसे लर्न करेगा, सीखेगा पॉलिटिकल कल्चर के बारे में एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ऑफन बिगिनिंग फ्रॉम अ यंग एज थ्रू फैमिली, एजुकेशन, मीडिया। मतलब बच्चा पैदा होता है तो अपने परिवार में, अपने समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह किस तरह से वो अपने राज्य के राजनीति के प्रति उसका अभिमुखीकरण कैसे होगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे समझेगा, कैसे उस वैल्यू के प्रति अपने आप को ढालेगा। जैसे हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र के प्रति हमारा सम्मान है, मत देने के लिए हमारे अंदर भावना पैदा की जाती है कि मत देना आवश्यक है और हम उसके प्रति अपना समर्पण जताते हैं। ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऐसा होता है तो हम इसमें ढल जाते हैं। दिस फंक्शन ऑल्सो इंक्लूड द रिक्रूटमेंट एस्पेक्ट। तो सोशलाइजेशन का मतलब रिक्रूटमेंट के लिए भी कुछ प्रोसेस होना चाहिए कि हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो, विच इज द मैनर इन विच पीपल बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकली एक्टिव होने का मतलब हम अगर 5 साल में एक बार वोट देने जाते हैं तो हम पॉलिटिकली एक्टिव हैं, बट फुल्ली एक्टिव का मतलब हम पॉलिटिक्स में पब्लिक ऑफिस को
प्राप्त करें, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमेशा पॉलिसीज कैसे बनती है या पॉलिसीज में क्या कमी है इसके बारे में अवेयरनेस के साथ इन्वॉल्व रहें। द कल्टिवेशन ऑफ फ्यूचर लीडर बनते हैं इसी से, फ्यूचर लीडर बनेंगे तभी तो सब कुछ सिस्टम चलता रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड, नीड एंड डिजायर बाय इंडिविजुअल। जो हमारा डिमांड है, नीड है, डिजायर है, उसका एक्सप्रेशन एंड ग्रुप टू द पॉलिटिकल सिस्टम। दिस कैन टेक मेनी फॉर्म, मतलब कैसे होगा, आर्टिकुलेट कैसे करेगा इंटरेस्ट को, मेरा इंटरेस्ट ये है, हमको ये चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेशन, पब्लिक जनता जो डिमॉन्स्ट्रेशन करेगी, प्रदर्शन करेगी, लॉबी बना के, लॉबी के साथ मिलेगी सरकारों से, सरकार के पक्ष से, कैबिनेट से, अलग अलग जगह पर ब्यूरोक्रेसी से मिलेगी, मांग देगी, पिटीशन देगी, अपने डिमांड को आगे रखेगी, डायरेक्ट कन्वर्सेशन करेगी। इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इवन इंडिविजुअल प्ले अ रोल इन आर्टिकुलेटिंग दिस इंटरेस्ट। तो इससे क्या होता है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होता है, पता चलता है ये इंटरेस्ट है। और जब इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होता है तो इसको पहले भी बताया अभी इसी वीडियो में, इंटरेस्ट एग्रीगेशन करना पड़ता है कि इतने सारे इंटरेस्ट हैं तो दे नीड टू बी कंबाइंड, उस सारे इंटरेस्ट को कंबाइंड करना पड़ता है। किसानों का एग्जांपल देकर बताया अभी पीछे 15-20 मिनट पहले इसी वीडियो में। वही एंड बैलेंस इनटू कोहेरेंट पॉलिसी बने प्रपोजल, तो कोहेरेंट पॉलिसी क्या है ये भी बताया गया अभी। तो इसी तरह से जो इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है, ये इंटीग्रेस्ट एग्रीगेशन जो है इससे जो है मोल्ड देम इनटू अ प्लेटफॉर्म और अ सेट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन से ही ऐसी पॉलिसी की तरफ हम बढ़ते हैं जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। एक क्रिटिकल फंक्शन है फॉर ट्रांसलेटिंग डाइवर्स इंडिविजुअल प्रेफरेंस इनटू कलेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन। सबके अलग अलग कई तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव एक ही कैसा बना दिया जाए, एक ही पॉलिसी ऐसी बना दी जाए, उसको कैसे कलेक्टिव प्लान बना दिया जाए, तो गवर्नमेंट को उससे आसानी होती है, इसलिए इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है। और उसके बाद है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द सोसाइटी एंड बिटवीन द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। समाज के बीच कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा और समाज और सरकार के बीच कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। तो बिना कम्युनिकेशन के तो मैसेज ट्रांसमिट होगा ही नहीं, और मैसेज नहीं ट्रांसमिट होगा तो क्या पता चलेगा क्या इंटरेस्ट है, क्या इंटीग्रेस्ट को कैसे एग्रीगेट करना है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इंक्लूड नॉट ओनली द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब संवाद सिर्फ पहुंचाना नहीं फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिक, बट ऑल्सो द फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक बैक टू पॉलिटिकल अथॉरिटी। सरकार ने ये कर दिया, ये योजना लागू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है। सरकार के सूचनाएं तो जनता को मिल गई, लेकिन जनता का फीडबैक, हाँ हाँ लागू किया था लेकिन ये कमी रह गई, हाँ हाँ आपने योजना चलाई थी लेकिन उसके चलते ये दिक्कत हो रही है, हाँ हाँ आपका ये योजना था कि ये मिलेगा लेकिन वहां पर ये घूस लग गया या ये दिक्कत हो गई। मीडिया ही ये क्रूशियल रोल जो है प्ले करेगा, सर्विंग एज अ प्राइमरी टूल फॉर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। मीडिया से ये सब बातें सामने आती हैं, वो इन्फ्लुएंस करेगा हाउ पीपल परसीव पॉलिटिकल इवेंट्स एंड इश्यूज एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल डायलॉग एंड एक्सप्रेशन। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन का इम्प्लीकेशन क्या है? इनपुट फंक्शन आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग अ रेस्पॉन्सिव एंड डायनामिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो इनपुट फंक्शन से ही रिस्पॉन्सिव और डायनामिक पॉलिटिकल सिस्टम बना रहता है। दे इंश्योर दैट अ पॉलिटिकल सिस्टम रिमेन इन टच विद द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ इट्स सिटीजन। तो कम्युनिकेशन होगा, इनपुट फंक्शन से हमें मालूम चलता है कि नीड क्या है, प्रेफरेंस क्या है सिटीजन का, एडजस्टिंग एंड रिफॉर्मिंग द रिस्पॉन्स टू चैलेंजिंग सोसाइटी का डिमांड कैसे चेंज कर रहा है समय के साथ, इनपुट से ही मालूम चलेगा। इनपुट से सरकार को पता चलेगा ये डिमांड है, ये तरीका है, ये रोल प्ले। तो ये इनपुट फंक्शन जो है इसको इसका महत्व है कि जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में ये एनालिस्ट को जो है एंड स्कॉलर को एक्सेस हाउ वेल अ पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। इनपुट सिस्टम को समझेंगे तो मालूम चलेगा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नए चैलेंज के साथ हम कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, नीड ऑफ पीपल को कैसे पूरा कर रहे हैं। तो ये जो है नीड, इसके बारे में बताया गया। अब है आउटपुट फंक्शन, यही जो आलमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शन फ्रेमवर्क है। आउटपुट फंक्शन को भी समझना, इनपुट को समझने के बाद विच आर द मैकेनिज्म थ्रू विच अ पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्ड टू इनपुट। आउटपुट का मतलब होता है इनपुट पे क्या काम हुआ, वही हुआ आउटपुट। तो जो इन्वायरमेंट से इसको इनपुट मिला डिमांड और सपोर्ट का, अब उस पे वो क्या करेगा, क्या आउटपुट देगा। एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन, तो मतलब इनपुट पे क्या करना है, डिसीजन लेना है टू एड्रेस दोज इनपुट, जो जो इनपुट आया उसको एड्रेस करने के लिए।
These output function are essentially how the government act upon the demands and support. कैसे act करेगा demand और support पे. It receive and are crucial for the maintenance and adaptation of political system. बहुत ही crucial है. अब इसमें क्या है? Rule making. This function involves the development and establishment of formal rules, regulation and policies that guide the behavior of individual. Rule बनाओ. Rule making. भाई कुछ भी जो डिमांड है उसमें तो कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे रेगुलेशन के लिए, पॉलिसीज के लिए, जो गाइड करेंगे बिहेवियर के इंडिविजुअल के एंड ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के भीतर. रूल मेकिंग इज टिपिकली सीन एज द डोमेन ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज ही रूल बनाते हैं. बट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेज एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग न्यू रूल्स. लेकिन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेज भी नए रूल बना रहे. जैसे कोई कोर्ट का डिसीजन आ गया तो एक नया नियम बन जाता है, तो वहां से भी रूल्स बनते हैं जिससे कि जनता को सहायता मिलती है. जो डिमांड है, जैसे कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए डिमांड था सिस्टम के पास कि इन्वायरमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ताजमहल काला हो रहा है, तो कुछ कोर्ट के ऑर्डर से एक नियम बन गया कि ताजमहल के आसपास जो है जो ऐसे कोई भी संयंत्र जिससे धुआं निकलता है वो नहीं होंगे. कई मीटर के दायरे में तो धुएं वाली गाड़ी का जाना भी प्रतिबंधित है, बैटरी वाले ही गाड़ी चल सकते. तो क्या रूल बना, तो एक डिमांड था इन्वायरमेंट के प्रति, तो वो पूरा हो गया यहाँ से. इस तरह से deliberation and negotiation among various political sovereign authority, rules making may be more centralized and top down. उसके बाद क्या है? रूल एप्लीकेशन, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन. रूल बना तो उसका इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन कैसे होगा? वंस पॉलिसीज आर मेड दे मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड. इम्प्लीमेंटेड नहीं किए लागू कैसे होगा? जमीन पे क्या दिखेगा? दिस फंक्शन इज प्राइमरली हैंडल्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का काम है. नियम बन गया, अब भैया पॉल्यूशन पे अब 10,000 रुपए लगेंगे, नहीं होने पे नियम बन गया, तो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस, ट्रैफिक, वो खड़े होकर देखेंगे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फाइन लगा देंगे. अभी इम्प्लीमेंट करना इनका काम है. ये सोच रहेंगे तो रूल बनाया तो क्या हुआ, लोग धड़ल्ले से चलते रहेंगे. तो ऐसा होता है. और अगर अच्छे से रूल बना दिया जाए जहाँ पर सब कुछ डिजिटल कर दिया जाए, किसी गाड़ी को रोकने की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर से ही मालूम चल जाएगा कैमरे से ये कौन सा कागज है नहीं है, और जो नहीं है जुर्माना मिल जाएगा, ज्यादा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. लेकिन ऐसा करते नहीं है. ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचेज जो गवर्नमेंट है वही रूल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. इट इन्वॉल्व्स पुटिंग द लॉ एंड पॉलिसी इनटू प्रैक्टिस, इंश्योरिंग दैट द थ्योरेटिकल रूल बुक इन रियल वर्ल्ड कंडीशन. तो अब जो रूल बना रियल वर्ल्ड में कैसे उसको लागू किया जाएगा, मुख्य रूप से यहाँ तो हमने पुलिस वाली बात की. खैर यहाँ तो बहुत सारी योजनाएं जो होती हैं सरकार की, पॉलिसीज जो होते हैं, उसको कैसे जनता तक पहुंचाएं. जैसे अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, ये सब योजनाएं तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है. अब ग्राउंड नियम बनने के बाद ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसके सब रूल्स बनाने पड़ते हैं. एवरीथिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेस, कितना रिसोर्सेस लगता है, अगर सबको स्वास्थ्य सुविधाएं या शिक्षा की सुविधाएं पहुंचानी है तो रिसोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे पब्लिक सर्विस को मैनेज करना, इन्फोर्सिंग न्यू लॉ एंड रेगुलेशन. इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर ए कॉम्पिटेंट एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी. कॉम्पिटेंट और इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी नहीं होगा, अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, अच्छे लोग नहीं होंगे, तो उसको जनता तक पहुंचाना मुश्किल होगा. तो इसमें एक अच्छे शासक का भी कार्य होता है कि वो कैसे काम लेते हैं इनसे. रूल एडजुडिकेशन, पॉलिसी एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग लॉ, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट. कोई भी कानून बनने के बाद, नियम बनने के बाद, उस नियम में बहुत सारे विवाद भी वो नियम पैदा करते हैं. तो जब विवाद करेंगे तो पहले तो उस लॉ को इंटरप्रेट करो कि नहीं नहीं नियम यही कह रहा है, आप तो कुछ गलत समझ रहे थे, ये कह रहा है तो इतना ही मानना पड़ेगा, इतना ही समझना पड़ेगा, यही इसके पॉलिसी के अंतर्गत होता है. Under the law and applying sanction where necessary, this function is critical for maintaining legal and social order. तो लीगल एंड सोशल ऑर्डर बना रहे इसके लिए एडजुडिकेशन का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर मुख्य रूप से प्राइमरी जुडिशियल कोर्ट्स एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ये मुख्य रूप से कार्य करते हैं कि लॉ आर अप्लाइड फेयरली, जो नियम है वो सही तरीके से लागू हो. कंसिस्टेंटली का मतलब लागू हो और ऐसा ना हो कि वो अभी है और फिर हट गया. उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो लगातार उसका एक जो कंसिस्टेंसी वो बनी रहे, वो इंटरप्रेट करते हैं. लॉ व्हेन एम्बिग्विटीज अराइज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. जो कोई एम्बिग्विटी होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच, बिटवीन सिटीजन होगा, तो ये जो है रूल ऑफ लॉ एजुकेशन जो है अपहोल्ड बनाए रखते हैं गवर्नमेंट एक्शन. इम्प्लीकेशन ऑफ आउटपुट फंक्शन. अब आउटपुट फंक्शन का इम्प्लीकेशन क्या है? आउटपुट फंक्शन आर क्रिटिकल फॉर ट्रांसलेटिंग द इनपुट फ्रॉम वेरियस
सोसाइटल ग्रुप इनटू टेंजिबल, मतलब जो इनपुट है उसको टेंजिबल एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि समझ में आए, मालूम चले कि एक्शन लिया गया है, पॉलिसी बनाई गई है, लाइफ ऑफ सिटीजन को प्रभावित करेगा। तो द रिप्रेजेंट गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद सिटीजन एंड हैव प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर द लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आउटपुट फंक्शन उनके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। इसी आउटपुट फंक्शन से हम ये समझते हैं कि कैसे फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशन हो रहा है। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम का जब अध्ययन करना है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में, तो उससे इफेक्टिवनेस एंड इवेल्युएट करने का फ्रेमवर्क प्राप्त होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इस डायग्राम को समझेंगे। इतना समझने के बाद उसके बाद हम आलमंड पॉवेल के क्रिटिसिज्म पर जाएंगे। अब इस तस्वीर में हम देख पा रहे हैं जो आलमंड और पॉवेल के पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडल है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच वाला मॉडल है। यहाँ हम इनपुट और आउटपुट, तो ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये मांगे, तो मांगे से हमने कहा डिमांड एंड सपोर्ट, तो ये डिमांड वाला पार्ट है, ये सपोर्ट वाला पार्ट है। उसके बाद ये इस ब्लॉक में ये डिमांड जो है, ये देखिए ये डिमांड और ये आउटपुट, निर्गत यानी आउटपुट, ये चार आउटपुट दिए हैं, सबको अंग्रेजी में अभी हम बता रहे हैं। और उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है इसमें भी ये डॉट डॉट करके एक सेपरेशन है, यानी ये भी इनपुट का पार्ट है और ये आउटपुट का पार्ट है। बट ये सारा रूपांतरण प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इंटरेस्ट को या सपोर्ट को, और कैसे आउटपुट होगा। तो और ये सारा जो है हमारा एक एनवायरनमेंट जो है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उस पर कार्य करता है। और ये जो मांगे हैं, जैसे वस्तु वितरण, डिमांड्स फॉर गुड्स, तो ये एक मांग है, यानी कि पब्लिक के तरफ से डिमांड्स फॉर गुड्स की मांग जो है वो सामने आती है। अब डिमांड्स फॉर गुड्स क्या होगा, तो इस प्रकार की जो मांग होगी, जो इनपुट्स होगा, जिसमें कि तनख्वाह बढ़ा दो, हमारे एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, हमें स्वास्थ्य संबंधित कुछ सुविधाएं दे दो, किसानों का ऋण माफ कर दिया जाए, राशन मुफ्त मिले, पेट्रोल सस्ता मिले, सिलेंडर सब्सिडी मिले, मुफ्त बिजली मिले। अब दूसरा है, इसको कहेंगे डिमांड्स फॉर रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर का मतलब है कि जो सार्वजनिक व्यवहार हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था करने से है। रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर का मतलब ऐसे कोई कानून को बनाने की मांग जिससे महिला की सुरक्षा हो सके, ऐसे किसी कानून को बनाने की मांग जिससे किसी ग्रुप को, किसी क्लास को या किसी इंटरेस्ट ग्रुप को जो हानि हो रही है उसमें कुछ सुधार हो सके, उसको सताया जा रहा है, उसके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो एक विशेष बिहेवियर पैटर्न को बदलने के लिए जो मांग हो सकती है, जैसे यूसीसी की मांग है, तो उसमें महिलाओं से संबंधित जो मांगे हैं वो उनके स्तर को ऊंचा उठा सकती है, उनके कुछ अधिकार दे सकती है, उनका एम्पावरमेंट कर सकती है। तो इस तरह की जो मांगे हैं जो कि किसी बिहेवियर को रेगुलेट करती है, ऐसे कानून बनते हैं जो कुछ जो व्यक्ति करेगा उसके जो बिहेवियर्स हो सकते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हो सकता है, उसको रेगुलेट करने से संबंधित। जो पहले वाले में क्या था, जो गुड से संबंधित, जो कुछ चाहिए, कुछ रिलीफ चाहिए, ये बेनिफिट चाहिए, जिसका मॉनिटरी, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो है। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें राजनीतिक सहभागिता उसकी बात है, जिसमें कि महिलाओं को कैसे अधिक सीटें मिल सकें, 33% रिजर्वेशन है, मत देने का अधिकार है, निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी मांगे हैं, किस तरह से अधिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, उससे संबंधित मांगे हैं। इस तरह की मांगों का वो एक इनकी ग्रुपिंग कर दी गई है। उसके बाद संचार या संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में सूचना और जानकारी प्राप्त करने या सूचना देने संबंधी मांगे होती हैं, जैसे आरटीआई संबंधित मांगे थी, या सरकार ऐसा कुछ कानून बनाए कि और भी कई तरह की सूचनाएं या संचार संभव हो सके, जनता के द्वारा सरकार की तरफ या सरकार से जनता की तरफ, दोनों सुचारू रूप से चल सके। और समर्थन में मेटेरियल सपोर्ट।
तो जब मटेरियल सपोर्ट होता है, इसका मतलब है कि कर देना, कि जनता कैसे मटेरियल सपोर्ट देगी? मुख्य रूप से सरकार का समर्थन सही तरीके से कर को देकर होता है। ओबीडियंस, रूल्स के प्रति आज्ञाकारिता, जो कानून है उनको मानना, सरकार के कानून को पालन करना। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब है कि मत देने में या किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिसी में अगर जनता जो है बढ़ चढ़कर अपनी इंटरेस्ट को शो करना। और श्रद्धात्मक यानी डिफरेंस सपोर्ट। डिफरेंस सपोर्ट का मतलब शासकों का सम्मान करना, देश के सरकारी प्रतीकों, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र प्रतीक को सम्मान देना। ये सारे इनपुट हुए, जैसे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को पिछले कुछ मिनट पहले समझाया गया। फिर ये जो आउटपुट है जिसमें रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन होता है, तो उसके बाद जो फाइनल आउटपुट होता है वो है एक्सट्रैक्टिव आउटपुट। अब ये एक्सट्रैक्टिव आउटपुट जो है, इसका मतलब है, जो एक्सट्रैक्टिव आउटपुट है वो कर वसूली, व्यक्तिगत सेवा, सहयोग और योगदान से है। जहां एक्सट्रैक्ट करना है, ऐसे कोई नियम बनाना जिससे कि विशेष तरह के कर को लिया जाएगा, विशेष तरह की व्यक्तिगत सेवाएं ली जाएंगी, विशेष तरह का सहयोग लिया जाएगा। इस तरह के कोई कानूनों का जो एक पैटर्न होगा। उसके बाद हम कहें कि रेगुलेटिव आउटपुट, यहाँ रेगुलेट करना, तो किसको रेगुलेट करना है? मानव के व्यवहार को नियमित करना, नियंत्रित करना, सम्मिलित रहना, इस तरह के रूल्स रेगुलेशन जिससे कि कुछ रेगुलेट किया जा सके ह्यूमन बिहेवियर को। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव आउटपुट है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव आउटपुट का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कोई वस्तु, सेवा, लाभ, अवसर, सम्मान, इस तरह का जो आवंटन सम्मिलित है वो यहाँ पर इस आउटपुट से। उसके बाद है सिंबॉलिक आउटपुट। सिंबॉलिक आउटपुट में जो राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन होगा, जो पॉलिसीज हैं, जो एम्स हैं, जो एक अप्रोच है, विजन है, उसका जो एक घोषणा होगा, इस तरह से बताना, प्रतीकात्मक रूप से लोगों के तक अपना संदेश पहुंचाना। तो ये जो है इन्वायरमेंट में जाएगा, और यही इन्वायरमेंट में इस बात को प्रभावित करेगा कि फिर से आने वाले समय में इनपुट क्या होंगे, या फिर जो समर्थन है, सपोर्ट है, डिमांड्स और सपोर्ट का क्रम क्या है, ये इसको प्रभावित करेगा। तो ये राजनीतिक संचार, सोशल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से रन करेगा, जिसमें इनपुट, आउटपुट और बीच में ये इनपुट का ये पार्ट और आउटपुट का ये पार्ट जो है मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चलाएंगे। और इस तरह से ये जो हमने अभी तक समझा, इसको एक मॉडल के रूप में इस डायग्राम से हम और स्पष्ट तरीके से इसको एनालाइज करके समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके जो क्रिटिसिज्म में जाएंगे, तो Gabriel Almond structural functional approach has been influential in political science, especially in the study of comparative politics. Influential रहा है political science के study में, but it has also faced several criticism over years. इसके criticism भी हैं। तो जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है? ओवर एम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे स्टेबल रहे इस पर ओवर एम्फेसिस है। टेंड टू फोकस हेविली ऑन हाउ पॉलिटिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी एंड मैनेज फंक्शन, ऑफन ओवरलुकिंग how they change over time. Critics argue that the emphasis on stability can make it difficult to understand political disruption revolution. तो स्टेबिलिटी पे इतनी चर्चा की गई है कि ये रिवॉल्यूशन और डिसरप्शन कैसे होगा सिस्टम में, इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। रैपिड चेंजेस को अंडरस्टैंड ये मॉडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी क्रूशियल एस्पेक्ट है किसी भी सिस्टम के, पॉलिटिकल सिस्टम के, पॉलिटिकल लाइफ के। पॉलिटिकल लाइफ साइकिल में कभी ना कभी रिवॉल्यूशन का भी सामना करना पड़ता है। वेस्टर्न बायस, वेस्टर्न बायस जो है पहले भी हमने देखा था एस्टन में भी, कि आलमंड का जो रिफ्लेक्ट्स है बायस टुवर्ड्स वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम। बायस होने का मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है, that are stable and well functioning democracy, the bias can make it model less applicable to non western। तो non western पर ये applicable हो पाएगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न थे तो इन्होंने वेस्टर्न सिस्टम के आधार पर अपने आप को डिफाइन किया और उनको लगा कि ये स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी पे जोर दिया है। उसके बाद है अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी सिस्टम में कई स्ट्रक्चर होते हैं, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, लेकिन आलमंड पावेल ने प्राइमरली फोकस फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पे किया है, गवर्नमेंट पे किया है, ब्यूरोक्रेसी पे किया, लेजिस्लेचर पे किया है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब ट्राइबल सिस्टम, इनफॉर्मल इकोनॉमीज, और जैसे कहते हैं गुरिल्ला मूवमेंट्स,
तो ट्राइबल सिस्टम, ट्राइबल का तो अपना पॉलिटिकल एक सिस्टम जो था, माझी, परगनैत या अलग अलग जगह में पंचायत व्यवस्था, इस तरह की बात गई है। दीज इनफॉर्मल एलिमेंट्स ऑफन escape the analysis of the structural function, तो इनका ध्यान इसमें नहीं रखा जाता है। rigidity and categorization, clear division of political function into input and output and further subdivision therein can sometimes be too rigid। तो इनपुट आउटपुट में जो डिवीजन किया गया है, रिजिड का मतलब ये एकदम पूरी तरह से ये मान लेना कि ये इनपुट ही है या आउटपुट ही है, ये एकदम रिजिड होकर इस तरह से करना, ये क्रिटिसिज्म में आता है। नेग्लेक्ट ऑफ पावर डायनामिक्स has been critic for not sufficiently addressing the role of power dynamics। पावर डायनामिक्स, शक्ति में उतार चढ़ाव और उसमें कैसे बदलाव होता है, कन्फ्लिक्ट क्या है, इनइक्वालिटीज इन शेपिंग पॉलिटिकल प्रोसेस, इस पर इनका फोकस जो है नहीं है, कम है, उसकी बात की गई है। डिफिकल्टी इन ऑप्शनलाइजेशन, तो ये क्रिटिसिज्म है, उस तरह से कंक्लूजन है। ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो इस इंपॉर्टेंट मॉडल को हमें समझना चाहिए। ये जो डायग्राम है, अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा करें तो हम इसको देख सकते हैं। अगर बनाया जा सके और याद रखा जा सके तो समझने में आसान। इसके साथ ही हमारा ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आलमेंट का खत्म होता है। धन्यवाद।